कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड शेड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you। ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them। Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभांकर प्रत्युष पाठक है। मैंने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में 11वीं रैंक प्राप्त की है। ये मेरा पहला प्रयास था। मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है और मैंने राउज़ आईएएस से ऑनलाइन कोचिंग की थी अपने इस अटेम्प्ट के लिए। मैं आपसे विस्तार में अपनी जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्या क्या मैंने किताबें फॉलो की, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, ताकि आप भी मेरे जर्नी से कुछ सीख पाएँ और उसको रेप्लिकेट कर सकें। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। 10वीं और 12वीं मैंने दिल्ली से पास की है, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी से। 2016 से 2020 के बीच में मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की IIT ISM धनबाद से। उसके बाद मैं 6 महीने एज सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था सिस्को सिस्टम्स बेंगलोर में। मेरा हमेशा से रुझान था कि मैं सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊं, बट सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, इसीलिए मैं अपना ये डिले करता चला गया डिसीजन। जब 2020 में लॉकडाउन लगा तब मुझे लगा ये अतिरिक्त समय है मेरे पास तैयारी करने का, तब मैंने अपनी तैयारी शुरू की। अब हम प्रीलिम्स की तरफ बढ़ेंगे। मैं आपको अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताऊँगा, क्या क्या किताबें मैंने फॉलो की। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत की किताब एम लक्ष्मीकांत जो बुक है मैंने वो फॉलो की। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम की किताब है जो राजीव अहिर सर ने लिखी है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो पुरानी NCERT है RS शर्मा सर की, जो एक येलो कलर का उसका कवर आता है, मैंने वो पढ़ी। मिडीवल हिस्ट्री के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है। मिडीवल हिस्ट्री में अगर आप देखें तो यूपीएससी ये ज़्यादा जानना चाहता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए थे उस समय के रूलर्स ने, उसमें यूपीएससी का ज़्यादा फोकस रहता है, ना कि कौन से रूलर ने किसके साथ लड़ाई की और कौन से बैटल जीते। तो आप भी उस हिसाब से अपनी तैयारी रखें। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11वीं और 12वीं की NCERT पढ़ी थी। इन्वायरमेंट के लिए लोग शंकर IAS की किताब पढ़ते हैं, वो 400 पेज की किताब है। क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था तो मैंने वो नहीं पढ़ा। मैंने अपने जो क्लास नोट्स थे कोचिंग के, और एक कंपस मैगज़ीन है राउज़ IAS का ही, वो बहुत अच्छी मैगज़ीन है इन्वायरमेंट के लिए, तो मैंने उससे अपनी इन्वायरमेंट की तैयारी की। अगेन इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने राउज़ IAS की कंपस मैगज़ीन से ही उसको अपनी तैयारी करी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट है उसको आप NCERT से पढ़ सकते हैं। जो 12वीं की NCERT है, लास्ट के कुछ चैप्टर्स मैंने पढ़े थे और उसमें थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी पार्ट दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। उसको मैंने फिर अपने क्लास नोट के साथ ऐड किया था, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कोई अच्छी किताब है नहीं मार्केट में, जो ऑलरेडी पूछ रखा है यूपीएससी ने और जो करंट अफेयर्स में डोमिनेट करते हैं, हमें वही पढ़ना पड़ता है। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, मैं सुबह द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ता था। स्पेशली उसका जो एक्सप्लेन सेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, और उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया राउज़ IAS के फोकस मैगज़ीन के साथ। ये इनका मंथली करंट अफेयर्स का एडिशन है। मैं ये ज़रूर पढ़ता था हर महीने। उसको मैं पहले 15 दिन में कंप्लीट करता था और अगले 15 दिन रिवाइज़ करता था। हर एक एडिशन मैंने 4-4 या 5-5 रिवाइज़ की होगी, जून 2020 से लेके फिर जितने भी एडिशन्स आए प्रीलिम्स और मेंस तक। तो ये मेरी पूरी बुक लिस्ट रही थी प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमी के लिए मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी थी। अगेन मैंने अपने क्लास नोट्स के साथ उसको ऐड किया था। मेंस देने के बाद हालांकि मैंने नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़ी थी इंडियन इकोनॉमी की, वो काफ़ी अच्छी किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं प्रीलिम्स के लिए भी। अब हम आते हैं प्रीलिम्स को सॉल्व हमें कैसे करना है, जो सवाल आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमको ये समझनी होगी कि प्रीलिम्स में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री मिला के 60 से ज़्यादा सवाल आते हैं। तो ये आपका 60% पेपर बन के आता है। और इनके जो रिसोर्सेज मैंने अभी मेंशन किए और जैसे इनके सवाल आते हैं, ये काफ़ी हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना स्टैटिक सिलेबस काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो ये सबसे पहले आपको PYQs देख के एनालाइज करने पड़ेंगी। रही बात मॉक टेस्ट की, क्योंकि मैं राउज़ IAS का स्टूडेंट था तो मैंने उनकी पूरी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ दी। मैंने ऑनलाइन वेबसाइट पे बाकी कोचिंग के भी आ जाते हैं टेस्ट सारे, मैंने वहाँ से भी डाउनलोड करके फुल लेंथ टेस्ट सारे दिए, और उसको मैंने फिर ठीक से एनालाइज़ किया। जो मेरी गलतियाँ थी मैं कोशिश करता था कि उनको मैं रिपीट ना करूँ। हमें मॉक टेस्ट देने का ऑब्जेक्टिव मार्क्स देखना नहीं है। हमें मॉक टेस्ट इसलिए देना है कि मान लीजिए जैसे अगर मैंने फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ा है, तो उसके सवाल जो आ रहे हैं पेपर में वो मैं गलत ना करूँ।
बहुत सारे मॉक टेस्ट में आप देखेंगे फैक्चुअल क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, वो आपसे नहीं भी हो रहे सॉल्व तो उसकी आप चिंता मत करिए, लेकिन जो एटलीस्ट कोर स्टैटिक सिलेबस का पार्ट है वहाँ के सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए। तो मैं इस तरीके से मॉक टेस्ट को अप्रोच करता था। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैंने यूपीएससी के 2013 के बाद सारे पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया, सबको मैंने सॉल्व किया। उसके बाद जो हर एक सवाल के ऑप्शंस हैं, अगर आप देखेंगे तो 1-2 साल बाद वो सवाल बन के आ जाते हैं। तो मैंने फिर हर एक ऑप्शन पे भी ठीक से नोट्स बनाए और मैं वहीं पेपर में लिख देता था अपने नोट्स, ताकि फिर बाद में जब मैं पेपर दोबारा देख रहा हूँ तो तुरंत रिवाइज हो जाए। मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के लास्ट के 15 दिनों में आप बाकी सब कुछ पेपर्स हटा के खाली यूपीएससी के पेपर्स देखते रहें, ताकि आपको पता चलेगा कि यूपीएससी स्टेटमेंट्स कैसे बनाता है, कैसे स्टेटमेंट्स गलत करता है और कैसे स्टेटमेंट्स जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं वो कैसे सही होते हैं। बेसिकली आप यूपीएससी की लैंग्वेज के आदी हो जाएंगे, ताकि जब आप एक्चुअली में प्रीलिम्स दे रहे हो तब आपको समझ आएगा कि हाँ, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट्स गलत करता है यूजुअली, और यूजुअली ऐसे स्टेटमेंट सही होते हैं। तो वो आपको एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। एक और जो मैं बात बोलना चाहूँगा प्रीलिम्स को लेके, कि हमें यूजुअली लगता है कि प्रीलिम्स में 100 सवाल आते हैं, बट प्रीलिम्स में अगर आप एक्चुअली देखें तो 250 स्टेटमेंट आते हैं। तो हमें जितने ज़्यादा स्टेटमेंट्स के बारे में कन्फर्म पता होगा कि ये एग्जैक्टली सही है और ये एग्जैक्टली गलत है, हमारे लिए उतना ही आसान प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व करना हो जाएगा। इसीलिए हमारा फोकस होना चाहिए कि हम लिमिटेड मटेरियल बार बार पढ़ें, ताकि उनमें से अगर कोई भी स्टेटमेंट आए तो हमें पता चले कि हाँ, ये मैंने पढ़ा था और ये गलत था या ये सही है। जो चीज़ें हमें नहीं आती है वहाँ से हम अगर कुछ एलिमिनेट कर पाएँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमें ब्लाइंड गेसेस नहीं मारने हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में जो एक एलिमिनेशन जो हम कहते हैं कि हमको एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंचना है, वो एक मेथड टू मैडनेस है। वो ऐसा नहीं है कि आप अंधे तुक्के मार के आते हैं। इस चीज़ में मैंने वरुण जैन सर की बहुत हेल्प ली। उनका एक प्लेटफॉर्म है एट सारथी का, उन्होंने वहाँ पे एलिमिनेशन ट्रिक्स बहुत अच्छे से बता रखी हैं और मैं उनसे काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड रहा हूँ, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये प्रीलिम्स का पेपर सॉल्विंग का स्ट्रैटेजी है। प्रीलिम्स में एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको सवाल कितने अटैम्प्ट करने हैं। तो ये आप पहले से नहीं डिसाइड करके जा सकते हैं कि मैं 85 ही अटैम्प्ट करूँगा या मैं 90 ही अटैम्प्ट करूँगा। ये आपको पेपर देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि ये पेपर कितना डिफ़िकल्ट है और आपको अपनी तैयारी के हिसाब से कितना डिफ़िकल्ट लग रहा है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपको ये पेपर टफ़ लग रहा है तो सबके लिए टफ़ होगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कट ऑफ नीचे जाएगा। तो ताकि आपका नेगेटिव स्कोर कम हो, आप उतने ही अटैम्प्ट करिए जितने आपको उस समय लग रहा हो कि इनफ है। आप ये नहीं सोच के जा सकते कि 90 मैंने सोचा है तो मैं किसी तरह 90 पहुँच ही जाऊँगा। इस चक्कर में आपके नेगेटिव ज़्यादा हो जाएंगे और आप एक बहुत डेंजरस कैटेगरी में पहुँच जाएंगे जहाँ आप कट ऑफ के जस्ट +-2 में आ सकते हैं। तो वो एक बहुत ख़राब सिचुएशन हो जाएगी प्रीलिम्स के जस्ट बाद। एक और बात, जैसे मैंने करंट अफेयर्स की बात की, मैंने पेपर और फोकस मैगजीन ही पढ़ा। आप अगर देखें 2016-17 के पेपर में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल था प्रीलिम्स में, बट हाल फिलहाल में वो कम हुआ है, जहाँ स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना है। तो करंट अफेयर्स आप उतना ही पढ़ें जितनी ज़रूरत है। बहुत लोग लास्ट में कंपाइलेशंस पढ़ते हैं, मैंने वो नहीं पढ़ी थी क्योंकि मुझे लगा 1 महीने में 6 या 7 किताबें मैं 2-3 बार में नहीं पढ़ पाऊँगा, तो इससे अच्छा मैंने अपने फोकस मैगजीन ही दोबारा रिवाइज़ कर ली। यहीं पे मैं राउज़ आईएएस का एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, उसकी बात करना चाहता हूँ। वहाँ पे क्योंकि मैं उनका स्टूडेंट था तो मैं उसमें एनरोल्ड था। वो बहुत एग्ज़ाम सेंट्रिक अप्रोच है और मुझे उसने बहुत हेल्प किया। तो मेरी पूरी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी यही थी कि आप कम सोर्सेस पढ़ें, बट आप उसको इतने बार पढ़ें कि एग्ज़ाम में अगर आपके पढ़े हुए में से कुछ आ रहा है तो आपको एकदम गारंटीड पता हो कि ये सही है या गलत है। ऐसे भी 30-35 सवाल से ज़्यादा हर किसी को नहीं आते हैं एग्ज़ाम में। मेरा खुद का जो प्रीलिम 2021 का अटैम्प्ट था, पहले पूरे पेपर में जब मैंने 100 सवाल देख लिए तो मेरे से खाली 23 सवाल अटैम्प्ट हुए थे। तो मुझे समझ आ गया था पेपर टफ़ है, क्योंकि पॉलिटी भी टफ़ आई थी। प्रीलिम्स की बात करें तो मैं सीसैट की भी बात करना चाहता हूँ। हाल फिलहाल में सीसैट हल्का टफ़ होते गया है, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे शायद इतनी डिफ़िकल्टी इसमें नहीं महसूस हुई है, बट लोगों के लिए सीसैट ज़रूर एक टफ़ लेवल का बनते जा रहा है। तो अगर आपको सीसैट में दिक्कत हो रही है तो आप उसको ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि सीसैट में अगर आप नहीं क्वालिफाई कर पाए तो मतलब बहुत बुरा लगता है और आपका एक अटैम्प्ट मिस हो जाएगा जो आप मेंस दे सकते थे। तो सीसैट की आप अच्छे से तैयारी करिए। 80 सवाल में आप देखेंगे तो 50 सवाल मैथ्स के आते हैं। मैंने अपने सीसैट में यही किया था कि मैं पहले मैथ्स के सारे सवाल सॉल्व करता था और उनको दोबारा सॉल्व करता था, ताकि मैं कोई एरर ना करूं उसमें, क्योंकि मुझे पता था मुझे सिर्फ 27 सवाल इफेक्टिवली सही करने हैं। तो एग्ज़ाम में ये मैंने 2 बार सॉल्व करके जब अपने OMR पे मार्क कर लिया, मेरे पास आधा घंटा बचा था,
तब मैंने 16 सवाल और इंग्लिश के कर लिए। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाइए। जैसे मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसमें आप देखेंगे परसेंटेज, क्लॉक, कैलेंडर, रेशियो, प्रोपोर्शन, ऐसे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा आती हैं यूपीएससी की तरफ से, तो उनका एटलीस्ट बेसिक्स आप प्रिपेयर करिए और पिछले 5 साल का सीसैट तो ज़रूर दे के जाइए एग्ज़ाम में। ये प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी है। अब हम मेंस की तरफ शिफ्ट करेंगे। वापस मेंस में मैं पहले आपको अपनी बुक लिस्ट बताऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैंने स्ट्रैटेजी क्या अपनाई आंसर राइटिंग में और एग्ज़ाम के दिन। GS1 में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स शायद इसी पेपर में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वापस स्पेक्ट्रम। अगर आप सिलेबस देखें तो वहाँ एंशिएंट एंड मिडीवल हिस्ट्री मेंशन नहीं है, वहाँ 1750 के आगे की हिस्ट्री मेंशन है। स्पेक्ट्रम उसके लिए इनफ है। बस स्पेक्ट्रम को पढ़ने का तरीका हम थोड़ा सा अगर बदल लें जिसमें हम एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करें। मान लीजिए अगर कोई सवाल आता है कि गांधी जी का इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक वाटरशेड मूवमेंट था, उनका आना, तो अगर आप इसका आंसर लिखते हैं तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है कि गांधी जी के आने के बाद क्या हुआ, आप गांधी जी के आने के पहले भी अगर 2-4 पॉइंट लिख दें, जैसे क्विक्सोटिक हीरोइज्म एक कीवर्ड है, या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, या आप बोलें कि लोग ब्रिटिशर्स को डरा के भगाना चाह रहे थे, या मास मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो अगर आप ये पॉइंट लिखें तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि हाँ आप कंपैरिजन करके बता दे रहे हैं कि गांधी जी के आने के कारण क्या इंपॉर्टेंस हुई। तो स्पेक्ट्रम ही हमको पढ़नी है, बट उसको जिस तरीके से हम पढ़ते हैं हमको वो बदल लेना है। फिर अगेन ज्योग्राफी के लिए वही 11वीं 12वीं के NCERT वही बेस रहता है, मेरे जो क्लास नोट्स थे। और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहाँ पे आप देखेंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो बराबर माउंटेन रेंजेस या कुछ मिनरल्स इसके आसपास क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। तो वो आप PMF IAS या रास्तानिल मैम के वीडियोस से भी देख सकते हैं। अगर आपने कोचिंग की है तो आपके नोट्स में कवर्ड होगा। आर्ट एंड कल्चर एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा एंशिएंट मिडीवल हिस्ट्री तो है नहीं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से 2020 में अगर आप देखेंगे तो 50 नंबर के सवाल पूछा गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने प्रीलिम्स के बाद नितिन सिंघानिया सर की बुक खरीदी थी, उसको मैंने कॉम्प्लीमेंट किया अपने क्लास नोट्स के साथ। और यहाँ पे जितने डायग्राम्स हैं, और हमें सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे ट्रैवलर्स हैं, जैसे इसमें आर्किटेक्चर आता है, टेम्पल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये वाली चीज़ें हमको ज़्यादा पढ़नी है। 2020 में अगर आप देखें तो पाला किंगडम के अंदर जो आर्किटेक्चर था वो भी पूछा गया है, तो आप इसको भी पढ़ें। और ये आप नितिन सिंघानिया की किताब से कवर कर सकते हैं, और अगर आपने कोई कोचिंग की है तो उसमें क्लास नोट्स में। इसी में एक आता है सोसाइटी बहुत एक इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग पार्ट है इस पेपर का, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इसमें 11th एंड 12th की NCERT पढ़ेंगे तो वो काफ़ी अच्छी किताबें हैं, लेकिन उसमें कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं है, आपको अपना कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। मैंने इस सोसाइटी के पार्ट के सिलेबस में हर एक लाइन पे अपने अलग नोट्स बना लिए थे, एक पेज के, जिसमें मैंने उसके वेरियस डायमेंशंस कवर किए थे 250 से 300 के वर्ड्स के बीच में। जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी हो गया, या अर्बनाइजेशन है, या ग्लोबलाइजेशन है। तो इस पे जो एक तो UPSC ने सवाल पूछ रखे हैं, और मैंने अपने खुद से रिसर्च करके कुछ नोट्स बना लिए, और NCERTs में भी काफ़ी टॉपिक्स दिए हुए हैं जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर आप NCERT देखें तो वो ऑलमोस्ट UPSC के सिलेबस से मैच खाती है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। फिर यहाँ पे आता है वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस। ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से UPSC बहुत कम सवाल पूछती है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, जो मेरे क्लास नोट्स थे मैंने वही पढ़े। पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो आप मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी में पढ़ते हैं उतना सफिशिएंट होता है, जो अंडरस्टैंडिंग है उतना काफ़ी है उसके लिए। पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक्स जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो माइग्रेशन हुआ था पार्टीशन को रिलेटेड, जो स्टेट्स की फॉर्मेशन थी, या जैसे जब इमरजेंसी पीरियड था, या 90s का पीरियड था जो टर्बुलेंट था, तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ के अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो इसके लिए भी मैंने कोई अलग से किताब नहीं पढ़ी थी। सोसाइटी के लिए मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एट सारथी जो वरुण जैन सर का है, उसके नोट्स भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। अब हम GS2 पे आते हैं। GS2 में पॉलिटी में अगेन मैंने लक्ष्मीकांत ही पढ़ी। लोग यूजुअली लक्ष्मीकांत पढ़ते नहीं हैं मेंस के लिए। लक्ष्मीकांत में जैसे सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, NCRWRC इनके रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, और हर चैप्टर में भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। जैसे ट्राइब्यूनल्स में वो L चंद्र कुमार जजमेंट के बारे में लिखा है, नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन के बारे में लिखा है, तो आप लक्ष्मीकांत यूज़ कर सकते हैं, मैंने भी की है। गवर्नेंस में आपको हर एक टॉपिक के इंडिविजुअल नोट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये वाले एस्पेक्ट्स, जहाँ गवर्नमेंट क्या काम कर रही है ये आप करंट अफेयर्स के थ्रू ऑलरेडी अपडेटेड रहे होंगे। इसके अलावा नीति आयोग का इंडिया एट 75 स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट, वो 2018 का डॉक्यूमेंट है,
वो बहुत हेल्पफुल है, उसको भी आप अगर पढ़ लें तो बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी। फिर GS2 में आता है इंटरनेशनल रिलेशंस, ये ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का हर साल आता है। तो इसको आपको मोस्टली, ये करंट अफेयर्स ही होता है वैसे तो, बट आपको इसमें बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है। जैसे इंडिया US रिलेशंस पहले कैसे थे, फिर बीच में क्या चेंजेस आए, अब उनकी क्या सिचुएशन है। सेम जैसे इसराइल वगैरह है, इस बार जैसे ऑकस का पूछा था, क्वाड में क्या चेंजेस हुए हैं। तो आपको करंट से अपडेटेड रहना है। इसमें अगेन जो आपका करंट अफेयर्स का मटेरियल है, कंपाइलेशंस आप फॉलो करते हैं, जैसे मैंने कंपस फॉलो किया था राउज आईएएस का, तो वही आप उसको करंट अफेयर्स डोमिनेटेड ही रहता है। GS2 का सिलेबस मोस्टली यही है। GS3 अगर हम आए तो यहाँ पे भी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मोस्टली करंट अफेयर्स डोमिनेटेड हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक हो गया, जैसे एनवायरनमेंट हो गया। तो अब जैसे साइंस एंड टेक कभी कभी भी बहुत अजीब सवाल भी पूछ देते हैं। अगर कुछ साइंटिस्ट के बारे में उन्होंने पूछा है और आपको नहीं पता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ कुछ भी लिखें, क्योंकि उससे आपके पेपर पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इंस्टेड आप इकोनॉमी पे यहाँ फोकस करिए। ऑलमोस्ट 250 में से 120 नंबर की इकोनॉमी आती है, उसमें से लगभग 50 से 60 नंबर का एग्रीकल्चर आता है। तो अगर आप पिछले कुछ सालों का पेपर देख लेंगे तो एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट सारे डायमेंशंस उसमें कवर्ड मिलेंगे आपको। तो आप ये इकोनॉमी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने बोला, मैंने मेंस के लिए तो नहीं कोई किताब फॉलो की थी, बट मेंस के बाद मैंने नितिन सिंघानिया की सर की बुक पढ़ी थी। उसमें आप वो किताब मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आप वो पढ़ सकते हैं। मैंने अपने तैयारी के लिए उस टाइम पे जो कॉम्पस था और राउज आईएएस में जो मुझे पढ़ाया गया और जो मेरे नोट्स थे, मैंने वही पढ़े। इकोनॉमी में इस बार कुछ स्टैटिक सवाल भी आए हैं जो यूजुअली हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, तो इसका ये क्लियर इंडिकेशन है कि आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। एक और इसमें आता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इनके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत स्टैटिक हैं, इसमें कभी कुछ चेंज नहीं होता है। तो इनके आप कुछ बेसिक पॉइंटर्स बना लें, जैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, या फिर मिटिगेशन हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई। ये ऑलमोस्ट हर डॉक्यूमेंट में होता है, तो आपको इसमें कुछ अलग से कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब टॉपिक्स घूम फिर के आते रहते हैं, तो आप इस पर अपने खुद के नोट्स बना लीजिए। मैंने वही किया था। अब हम आते हैं GS4 पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये इकलौता ऐसा पेपर है जिसमें आपको खाली एक सब्जेक्ट पढ़ना है 250 नंबर के लिए। यहाँ पे भी मुझे कोई एक बहुत अच्छा मटेरियल मिल नहीं रहा था। मैंने एंड में एड सारथी सर, जो वरुण जैन सर के नोट्स हैं जो उन्होंने प्रोवाइड करवाए थे, उसमें डेफिनेशन और एग्जांपल्स का एक अच्छा हेल्दी कॉम्बिनेशन था, और 20-25 पेज के वो नोट्स थे। मैंने वो बहुत अच्छे से याद कर लिए थे और मैं वही रेप्लिकेट करके आया एग्ज़ाम में। यहीं पे राउज आईएएस का जो एथिक्स का कंपस है, मैंने बस ये दो चीज़ें फॉलो की। मेंस के बाद मैंने फिर DK बालाजी सर की बुक पढ़नी शुरू की थी, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं। एथिक्स में केस स्टडीज़ पे आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि 120 नंबर का केस स्टडीज़ आता है। केस स्टडीज़ में आप आराम से 70 to 75 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी कि मैं शुरू में केस स्टडी सॉल्व करता था पहले 1.5 घंटे में, और लास्ट के 1.5 घंटे में सेक्शन ही सॉल्व करता था। आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद के हिसाब से बनाइए। एथिक्स एक लेंदी पेपर है, तो यहाँ पे आपको जो मॉक टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। मैंने अपने लास्ट में भी आई थिंक मैंने 12 या 13 फुल लेंथ टेस्ट दिए थे एथिक्स के, और एंड में भी मैं खाली आई थिंक मैक्सिमम 2 घंटा 55 मिनट में ही पेपर ख़त्म कर पा रहा था। और मेरे एक्चुअल एग्ज़ाम में भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में ऊपर नीचे हो गया था। तो आप इसमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं एसे पे। एसे एक ऐसी चीज़ है जो आप बिना पूरा GS का सिलेबस पढ़ के, कंसोलिडेट बिना उसको किए हुए, आप एक अच्छा ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ऐसे के लिए सबसे सटीक स्ट्रैटेजी यही है कि आप प्रीवियस ईयर एसेज उठाएं, उनको सॉल्व करें, और अब अपने दोस्तों से, टीचर्स से, मैं इनफैक्ट अपने भाई से भी उसको रिव्यू करवाता था जो कि तैयारी नहीं कर रहा है, एक जनरल पर्सपेक्टिव जानने के लिए कि मैं कैसा लिख रहा हूँ। इस ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यू करवाना, कि लोगों को आप जो आइडिया बताना चाह रहे हैं आप वो बता पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे आपको मल्टी डायमेंशनल रखना है, एक आप फ्लो मेंटेन करके रखें। मैं अपने ऐसे में बीच में कुछ सवाल लिखता था और फिर उनके जवाब भी देता था, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा उसको क्वेश्चन आंसरिंग लाइन पे भी कभी कभी रखता था। मैं बीच में हेडिंग्स भी लिखता था ऐसे में। सबका अपना तरीका होता है। कुछ लोगों ने मुझे इस चीज़ के लिए मना भी किया, बट मैंने अपनी स्ट्रैटेजी कंटिन्यू रखी और मुझे एक ऐसे में इस साल 135 नंबर आए हैं। अब ये ऑलमोस्ट हमारी GS की पूरी तैयारी कवर हो जाती है। तो इसके बाद मैं आना चाहूँगा आंसर राइटिंग पे। आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस का, क्योंकि भले ही आप कितना भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ, अगर उसको आप नहीं लिख के बता पा रहे हैं एग्जामिनर को 3 घंटे के अंदर, तो ये आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का कोई यूज़ नहीं रहेगा। आंसर राइटिंग मैंने तब शुरू की थी जब प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था जून के बाद। वो 2 महीने में मैंने बहुत एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग की। यहाँ पे वरुण जैन सर का लाइव आंसर राइटिंग सेशन
कोर्स था जो मैंने ज्वाइन किया, वहाँ हर ऑल्टरनेट डे वो हमसे क्वेश्चंस लिखवाते थे एक टाइम बाउंड मैनर में। वो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। वहाँ पे एक्चुअली हुआ ये कि मेरा जो आंसर राइटिंग का डर था वो चला गया, एंड मुझे ये भी समझ आया कि उस लिमिटेड टाइम में मुझे कितना लिखना है। हमारी एक आदत होती है कि हमें जितना नॉलेज आता है हम वो सारा उतार देना चाहते हैं पेपर पे, बट अगर आप ये करने बैठेंगे तो आप सारे सवाल नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। आपको उतना ही लिखना है जितना आपसे पूछा गया है, और आप वर्ड लिमिट पे खास करके फोकस करिए। आपके ज़्यादा लिखने से आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, आपके कंटेंट से आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप आंसर राइटिंग पे तब फोकस करें जब आपने अपना कुछ पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है या पॉलिटी है या इकोनॉमी है। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप स्टैंड अलोन आंसर राइटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बाकी चीज़ों की उतनी ज़रूरत नहीं है। बट जैसे सोसाइटी है या इंटरनेशनल रिलेशंस है, यहाँ के आंसर्स थोड़े मल्टी डायमेंशनल हो सकते हैं। तो ये जब आप अपना जीएस कंसोलिडेट कर लें तभी आप इसमें आंसर राइटिंग करें। फिर मैंने दूसरी अपनी आंसर राइटिंग शुरू की प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद। अक्टूबर एंड नवंबर और दिसंबर के स्टार्टिंग में मैंने बहुत आंसर्स लिखे। नवंबर में मैंने हर दिन 5 से 10 सवाल आंसर लिखे, और दिसंबर में फिर मैंने फुल मॉक टेस्ट दिए, और मैं यूपीएससी के पैटर्न पे देता था 9 से 12, 2 से 5, और उस बीच में भी ब्रेक में मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रेस्ट करूंगा, ताकि मैं एग्ज़ाम के दिन उसको एमुलेट कर पाऊँ और मुझे उस दिन ज़्यादा दिक्कतें ना हों। ये हमारी हो गई पूरी मेंस की तैयारी। मैंने क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो की, मैंने आंसर राइटिंग कैसे की, जैसा आप देख ही सकते हैं मैंने बहुत लिमिटेड सोर्सेज पढ़ी हैं। बट वही चीज़ है कि आपको कितना याद आता है एग्ज़ाम में, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रीलिम्स के जैसे आपको आंसर आपके सामने नहीं है, आपको आंसर याद करके लिखना पड़ेगा। तो आपको जितना कंटेंट याद है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो सवाल में पूछा है और जो आपको याद है आप वो कैसे मोल्ड करके सवाल के हिसाब से उसको लिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसे स्किल है जो आपको आंसर लिख के ही आएंगी। शुरू में मुझे 10 मार्कर लिखने में भी 20 मिनट लगते थे, तो आपको शुरू में टाइमिंग से डरना नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है जब आपकी आंसर राइटिंग की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती रहती है। तो आप इस चीज़ से शुरू में ना घबराएं। मेंस में आप, जैसे मैंने ओवरऑल बताया, लिमिटेड पढ़ें, मल्टीपल टाइम्स पढ़ें और आंसर राइटिंग की भरपूर प्रैक्टिस करें, तो आप मेंस अच्छे से निकाल ले जाएंगे। मेंस में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नंबर उठा के देखें तो जीएस 1, 2, 3 में लगभग सबके नंबर बराबर होते हैं। उसका रीज़न ये है कि सब पढ़ते भी यही टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स के लिए, और सेम किताबों से पढ़ते हैं, तो ऑलमोस्ट हर किसी का कंटेंट उसमें सेम होता है। अगर आप ऐसे एथिक्स और अपने ऑप्शनल पेपर पे कमांड कर लें तो तब आपके नंबर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, और तब आप अच्छी रैंक ला पाएंगे। तो आप इन सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखें, और जीएस 1, 2, 3 उतने ही तैयार करें जितना रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम के लिए। पीवाईक्यूज़ का अगेन बहुत बड़ा रोल है। अगर आप पीवाईक्यूज़ उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक ही सवाल बार बार उसकी लैंग्वेज चेंज करके पूछते हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यूज़ आप ज़रूर देखें, उसके आप मॉडल आंसर्स बनाइए। मॉडल आंसर्स से एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो कोचिंग वाले मॉडल आंसर्स देते हैं, आप वैसा आंसर कभी एग्जैक्टली नहीं रेप्लिकेट कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो हमको उससे डरना नहीं है, हमको बस ये देखना है कि उस मॉडल आंसर के कितना करीब हम आ पाएँ। जो चीज़ें वो लिखना चाह रहा है क्या उसी के आसपास हमने भी कुछ लिखा है, और वहाँ पे अगर हमको कुछ अच्छा डेटा या कुछ ऐसे पॉइंट मिले जो हमें लगे कि बहुत अच्छा है, वो हम अपने अंदर नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। उससे ज़्यादा उस पर हमें फोकस नहीं करना है। ऐसे में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिलोसफिकल एसेज लिखना सीखें, स्पेशली जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ताकि उसमें आपको कॉन्फिडेंस आए और एक समझ भी आए कि कैसे अंडरस्टैंड करना है टॉपिक और उसके सारे पहलू कैसे लिखने हैं। ऐसे में कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनमें आपको ज़रूर से ज़रूर ऐसे लिखने हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, विमेन इश्यूज़। इससे क्या होगा कि इससे आपकी GS 2 की तैयारी भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इस साल अगर आप देखें तो एजुकेशन पे सवाल आया था, लर्न वाइल यू अर्न। तो ये मैंने क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन पे ऐसे लिखा था तो मेरे लिए सवाल ईजी था। अगेन विमेन एम्पावरमेंट पे सवाल आया था कि बिना उनको एजुकेशन के कुछ आप सजेशंस दीजिए, तो वापस वो मैंने ऐसे वैसे लिखा हुआ था, तो मेरे लिए ईजी था। तो आप ऐसे, जैसे हेल्थ पे भी इस बार प्राइमरी हेल्थ केयर पे सवाल था, तो आपके GS 2 का भी काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा अगर आप ये वाले एसेज भी एक बार लिख के देखें। तो ऐसे में आप ये स्ट्रैटेजी भी ज़रूर अपनाएं। यहाँ पे मैं और भी बोलना चाहता हूँ कि अगेन QIP जो मेंस का प्रोग्राम था राउज IAS का, मैं उसका पार्ट था। उसके मैंने 120 पेज के नोट्स बना लिए थे काफ़ी कंडेंस फॉर्म में, और वो मैं बराबर रिवाइज़ करता रहता था, और मेन एग्जाम में भी मैं वही रेप्लिकेट करके आया हूँ। तो वापस से वही बात है कि आप कम पढ़ें बट ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिविजन करें। ये हो गई मेंस की स्ट्रैटेजी। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक UPSC रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली IAS के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session.
These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. अब मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बताना चाहूँगा. इंटरव्यू में आपको अपने डैफ के ऊपर जितने भी वहाँ प्लेसेस मेंशन्ड हैं, जो भी आपने यूनिक चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, आपके हॉबीज़, आपको उस पर बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं. आप जैसे कोई प्लेस है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, वहाँ आर्ट एंड कल्चर कैसा रहा है, वहाँ पे क्या दिक्कतें हैं, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए. जहाँ पे आपने पढ़ाई की है, जहाँ पे आपने जॉब किया है, वहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ पे वो अच्छा क्या कर रहे हैं, क्यों आप वो जॉब छोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. आप प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट पढ़िए, स्पेशली ऐसे लोगों के जो आपके बैकग्राउंड से आते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस रेंज ऑफ सवाल वो पूछते हैं यूपीएससी में. तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और चीज़ इंटरव्यू में मैं बताना चाहूँगा कि खाली नॉलेज होना सफिशिएंट नहीं है, आपको कम्युनिकेशन भी हैंडल करना आना चाहिए. कभी कभी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थोड़ी अग्रेसिव हो सकती है, तो वहाँ पे आप काम रह के उसको कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है. इसके लिए आप मॉक्स दीजिए. मेरा इंटरव्यू दूसरे ही दिन था, तो मेरे पास 2 हफ्ते से भी कम थे, इसलिए मैं सिर्फ 5 मॉक टेस्ट दे पाया. लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया. जैसे शुरू में मैं बहुत तेज़ बोलता था और मैं तुरंत जवाब देता था, तो मैं उसको जब तक मैं अपने यूपीएससी इंटरव्यू देने गया तब तक मैं उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर चुका था. यूपीएससी के इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप ऑनेस्टी से बात करिए, जो आपके पर्सनल व्यूज़ हैं आप उसको रखिए, और जहाँ आप उसको डेटा से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकते हैं आप उनको बताइए. तो आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा अलग नहीं करना है, बस जो सवाल हम पहले शायद लिखते थे वो हमको उनको बताना है. और आंसर राइटिंग में एक चीज़ होती है कि हमारे को क्वेश्चन पढ़ने के बाद 30 सेकेंड या 40 सेकेंड में हम अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. इंटरव्यू में शायद 5 या 10 सेकेंड ही मिलते हैं. तो ये चीज़ कि आप प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़रूरी है. इंटरव्यू में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी ऑनेस्टी दिखानी है, आपको जो अपने थॉट प्रोसेस है वो बताना है, जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे जानना चाहते हैं. वहाँ आपको कोई रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठा है, वो आपको सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं. आप उनको अपने एल्डर्स के जैसे रिस्पेक्ट दीजिए, उनसे कामली बात करिए, रिस्पेक्ट से बात करिए, और आप इंटरव्यू अच्छा करेंगे. जैसे मेरे इंटरव्यू में कुछ सवाल बहुत भारी थे, जैसे रिजर्वेशंस पे सवाल पूछे गए, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल पूछे, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आता है, बिहार की माइग्रेशन प्रॉब्लम पे सवाल पूछे, इंडो चाइना, इंडो पाकिस्तान पे सवाल पूछे. तो मेरा इंटरव्यू काफ़ी भारी टॉपिक्स पे चला. तो लास्ट में अपने इंटरव्यू को लाइट करने के लिए मैंने मैम से कहा कि मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, और मैंने किशोर कुमार का जो गाना है कि आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, बस इतनी मैंने ऐसे ही उनको सुनाया. एंड बोर्ड में फिर सब लोग थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा सा हंस दिया और माहौल लाइट हो गया. तो आई थिंक आप अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो कैसे दिखाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है. तो इंटरव्यू के लिए भी आपको उतनी ही तैयारी करनी है जितने आप बाकी स्टेजेस के लिए करते हैं. इसको आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 15% ऑफ द मार्क्स हैं. बट अगर आप सेलेक्टेड टोटल मार्क्स देखें इंटरव्यू और रिटन मिला के, तो ये 20% तक भी पहुंच जाता है. तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपको इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है. ये मेरी पूरी एक स्ट्रैटेजी थी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेके. फाइनली मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नंबर्स उठा के देखें, तो वहाँ पे जैसे मैंने पहले बोला कि ऐसे एथिक्स, ऑप्शनल्स, ये आपके कोर्स और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ होने चाहिए, क्योंकि यही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं. आप अपनी तैयारी भी वैसे ही करिए. जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो जो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये कुछ ऐसे किताबें हैं जैसे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगी. तो आपकी ये तैयारी इंटीग्रेटेड होती है. आप शुरू में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी इंटीग्रेटेड करें, जिसमें मेंस की पे आप फोकस थोड़ा ज़्यादा रखें. प्रीलिम्स के लिए लास्ट के 2-2.5 महीने बहुत हैं कि अगर आप उसमें सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करें, क्योंकि हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही प्रीलिम्स हमारा क्लियर हो, मेंस हमारा रुकना नहीं चाहिए. और इंटरव्यू तो फिर उस दिन के ऊपर है, तो एटलीस्ट मेंस की हमारी तैयारी स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नंबर काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में होते हैं. तो मैं आप सबको ऑल द बेस्ट विश करना चाहूँगा. एंड मैं होप करूँगा कि मेरे स्ट्रैटेजी से आपको कुछ हेल्प मिली हो, एंड आप सब फ्लाइंग कलर से एग्ज़ाम पास करें. थैंक यू सो मच.